हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड शिंगरो दिखाई जाती है, जो स्टेज पर होती है और स्टेज पर शिंगयांग को भी बुलाती है क्योंकि उसको प्राइज देना होता है। और वो जैसे ही स्टेज पर आता है तो शिंगरो के पास ही जाता है, शिंगरो से बात करने लगता है और कहता है कि 18 साल का हो गया है और ये कहते हैं उसे प्रपोज कर देता है और शादी के लिए भी बोलता है और घुटनों के बल बैठ गया था उसे प्रपोज करने के लिए और रिंग को भी उसके सामने कर देता है और सभी लोग शिंगरो से कहते हैं कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। अब ये तो हमें 2018 का टाइम दिखा रहा था, अब प्रेजेंट में लेकर जाते हैं जो 24 में दिखाया जाता है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप नहीं रहा है, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सिंगल थी और एयरपोर्ट पर होती है और उसका कॉलिग फ्रेंड हेसियोंग उसे लेने के लिए आया हुआ था और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों आई, दूसरी जगह से भी आ सकती थी ना। तो वो उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर हमें अपने शो के लिए गेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर कोई भी नहीं मिल सकता था और अब हमें यहाँ के चांस को आजमाना चाहिए और मैंने 2 डिपार्चर लॉन्च की टिकट्स भी ले ली है, वहाँ पर जाकर हम उससे बात भी कर सकते हैं। अब इसी के बाद उनको एक पर्सन नजर भी आता है, वो उस पर्सन के पास जाते हैं और अपने शो के बारे में बात भी करने लगते हैं, बट वो पर्सन इन लोगों को स्कैमर समझ लेता है और वहां से जाने लगता है और ये लोग उसे रोक कर समझाने लगते हैं कि हम लोग स्कैमर नहीं है, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, आप हमारी बात तो सुनो। बट वो उनकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उतने में सीईओ को एक लड़का पीछे नजर आता है, जिसको देखते के साथ ही उसे दिखता ही रह जाता है। जैसे ही वो लड़का डिपार्चर लॉन्च में जाता है तो उसे देखकर शिंगरो से कहता है कि हमें एक पर्सन मिल गया है जैसा हमें चाहिए था, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। ये कहकर शिंगरो को ले जाता है साथ में और वो अपनी टिकट दिखाकर उसे भी अपने साथ अंदर लेकर जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वो इशारा करके बताता है कि जो मैगजीन पकड़ा हुआ है वही वाला आदमी है। तो ये उसे देखकर कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ और तुम किसी लड़की को जाकर देखो और उससे बात करो। ये कहकर वो उसको भेज देती है और उसके सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाती है और उसको मैगजीन पढ़ते हुए देखकर कहने लगती है कि ये मैगजीन मैंने भी पढ़ी हुई है और उसके बारे में बताने भी लगती है और कहने लगती है कि आखिर हमें किस्मत ने मिलवा ही दिया है, क्या आप ये बता सकते हो कि आप सिंगल हो या नहीं, और ये हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ बात करने के लिए। ये कहते हुए उसके सामने मोबाइल रख देती है और वो जैसे अपने फेस के सामने से मैगजीन हटा देता है तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शिंगयान है, जिसे ये देखते कि देखते रह जाती है, यहाँ तक कि उसे देखते हुए इसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और इसके साथ गुजारी हुई हर एक स्वीट मेमोरी इसे याद आ रही होती है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन अभी ब्रेकअप का रीजन नहीं बताया गया कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, यहाँ तक कि शिंगयान के आंखों में भी आंसू आ गए थे शिंगरो को देखकर, बट दोनों ही अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे होते हैं और शिंगरो उसे कहती है कि अच्छा ये तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले हो। तो ये कहता है कि हाँ काफी टाइम बाद मिले हैं। तो वो उसे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे यहाँ आना कैसा हुआ। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया था। वो कहते हैं कि अच्छा किसी से मिलने के लिए भी आए हो और डिपार्चर लॉन्च में भी आकर बैठे हुए हो। तो वो कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, जब से मैंने एक बार तुम्हें यहीं पर छोड़ा था। उसके इस बात से ये बिल्कुल चुप हो जाती है और जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ने लगती है तो ये उसका मोबाइल पकड़कर देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी न्यू डॉक्यूमेंट्री है। तो वो उसके इस बात से कुछ भी नहीं बोलती। उतने में सियोन आ जाता है और इनके पास ही बैठ जाता है और शो के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि ये इनका वैरायटी शो होने वाला था जहाँ पर वो ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे जिनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी हो और वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आए और ताकि उनसे कोई बात भी कर पाए। अब ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि गेस्ट और पार्टनर। वो कहता है कि क्या तुमने इसको नहीं बताया कि हम किस शो के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल से चुप हो जाती है। फिर कहने लगती है कि तुम्हें तो इसके बारे में ऑलरेडी पता है, फिर क्यों नाटक कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो। वैसे अच्छे एक्टर हो, क्योंकि एक्टिंग तो तुम्हें पहले भी नहीं आती थी और ना अब आती है। उसके इस बात पर शिंगयांग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे इस शो के बारे में ज्यादा पता होगा, तुम्हें ऐसा वहम क्यों है। अब इन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर उसे समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और फिर कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। फिर से हेसियो शिंगयांग को कहने लगता है कि क्या तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आ सकते हो। तो वो शिंगरो को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हाँ बोलेगी। अब जैसे वो शिंगरो को देखते हुए बोल रहा होता है, ये देखकर हेसियो ने भी समझ जाता है कि यही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलता। अपने में शिंगरो के मोबाइल पे कॉल आ रहा होता है जो शिंगयांग के हाथ में होता है। वो उसे कॉल दिखाते हुए उसका मोबाइल उसे दे रहा होता है। अपना मोबाइल पकड़कर वो कॉल पर बात करने के लिए चली जाती है। वो कॉल उसके बेस्ट फ्रेंड शेंजू की होती है। शेंजू उसे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर पहुँच जाओगी। वो कहती है कि मैं अपने काम से एयरपोर्ट आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ समय में पहुँच ही जाऊंगी, यहाँ पर तुम्हारे टाइम तक पहुँचने की जरूर कोशिश करूंगी। ये कहकर वापस आती है और हेसिंग से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम आ गया है।
तो शिंगयांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, तुम आखिर शेंगजे और शूचान की सेरेमनी में जा रही हो ना। तो वो कहते हैं कि नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और उतने में ही देखती है कि टैक्सी आने में बहुत ज्यादा समय है और उसका नंबर भी बहुत ज्यादा पीछे है और इसको जाना भी जल्दी था और इसके पास टाइम भी नहीं था। अब ये देखने के बाद वो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मुझे राइड दे दो, ये अच्छा रहेगा। ये कहकर जाने लगता है, बट हैसी उसे रोक कर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर रुको, देखो लोगों को और जो भी तुम्हें सही लगे उनसे जाकर बात करो, हमें और भी गेस्ट चाहिए। ये कहकर वासी चली जाती है। इधर शेंगजो दिखाई जाती है जो 2018 वाली शेंगरो की वीडियो देख रही होती है। अब जब वो अपने लैपटॉप में पुरानी वीडियो को देख ही रही होती है, पीछे से उसका हस्बैंड आकर कहता है कि तुम इतनी पुरानी वीडियो को क्यों देख रही हो। और यहीं पर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ट्रैश ट्रैश कह रहे होते हैं। यहाँ तक शेंजो के पास जो लड़की बैठी होती है वो भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और सोचती है कि इन दोनों की लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। और दूसरी तरफ शिंगरो और शिंगयान भी पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इनको बार बार रोकनी पड़ रही होती है। बैठकर इनको वेट करना पड़ रहा होता है। शिंगयान को कॉल आता है, उतने में ही कॉल पर वो लड़की उसे कहने लगती है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी पिक बनाकर जरा भेजना, जो तुम्हारे ऑफिस में है फाइल। तो वो उस लड़की को कहने लगता है कि जैसे मैं पहुंचूंगा ऑफिस में मैं तुम्हें पिक बनाकर भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। अब शिंगरो उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है पर कुछ भी नहीं बोलती। अब वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो रहे होते हैं और कहने लगती है कि अब हम कैसे पहुंचेंगे इस ट्रैफिक की वजह से। तो वो कहता है कि मैं एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। जैसे ही मुड़ता है आगे ऑलरेडी एक कार खड़ी होती है जिसकी वजह से ये लोग आगे भी नहीं जा सकते थे। अब वो उसे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर मुड़ने से पहले सोचा था कि नहीं कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं। तो वो कहता है कि तुम हर चीज का ब्लेम मुझे ही क्यों दे रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि कार साइड में रोक दो, अब हमें पैदल ही जाना होगा, हम आगे जाके कैब ले लेंगे, बट यहाँ से हम इस कार से नहीं जा सकते। तो वो भी इसकी बात मानकर कार साइड में रोक देता है। पर जैसे ये कार से उतरने लगती है तो शूज की वजह से इसके पैर में चोट लगी हुई होती है जिसकी वजह से इसको दर्द भी हो रहा था। अब ये देखकर वो जल्दी से डिक्की से शूज भी निकालता है, उसके पास भाग कर आता है और कहता है कि इस शूज से तुम चल नहीं पाओगी, ये पहन लो। तो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड के है ना। तो वो कहने लगता है कि लगता है तुम मेरी प्राइवेट लाइफ जानना चाहती हो। तो ये कहती है कि मैं जानना नहीं चाहती और ना ही मैं किसी की उतरी हुई चीज पहनती हूँ। ये कहकर जाने लगती है। तो ये भी शूज को कार में रखकर कार को लॉक कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर शेंगजो और शूचांग दिखाए जाते हैं जिनकी कोई वेडिंग सेरेमनी या कुछ ऐसा नहीं होने वाला था, बल्कि इनकी तो ये डिवोर्स सेरेमनी थी। अब इनके वेट में सभी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इस सेरेमनी के लिए ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ था जिससे साफ पता लग रहा था कि ये दोनों अपने डिवोर्स के लिए आए हैं। अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं, बट ये उसका हाथ नहीं पकड़ रहा होता तो इसके मारकर हाथ पकड़ने के लिए कहती है। अब दोनों हाथ पकड़कर स्टेज तक आते हैं। स्टेज तक आते ही दोनों हाथ छोड़ देते हैं। अब इनकी जरा सी बातें होती थी तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। तुम मुझे बिल्कुल भी इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। और दोनों लड़ने लगते हैं और इनका पहला सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। और जब दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। अब इनके तीसरे सेशन में ये होता है कि मैं इसे परमिशन देती हूँ कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकता है। तो ये फौरन से आइडो बोल देती है कि मैं परमिशन देती हूँ। अब उसे भी पूछा जाता है कि क्या आप अपनी वाइफ को परमिशन देते हो कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकती है। जल्दी से माइक पकड़कर आइडो कह देता है। और अब इनका थर्ड सेशन भी खत्म हो चुका था। शिंगरो और शिंगयान भी पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुंचने से पहले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस साइड में जाना होता है। तो शिंगयान से पूछते हैं कि किस साइड में जाना है। कहता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि ये जगह मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारी है, तो तुम्हें इस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो बताता है कि इस साइड पर जाना है। उस साइड जाने तो लगती है बट सीढ़ियाँ होती है जो चढ़कर उसे जाने होती है और उसके पाँव पर भी चोट होती है। और ये उसे दूर से खड़े होकर देखने लगता है और उसके पीछे जाने लगता है स्माइल करते हुए। और यहाँ पर अभी भी उनका फाइट ही चल रहा होता है जबकि डिवोर्स ही उनका होने वाला होता है। फोर्थ सेशन की बारी आती है जहाँ पर मेंसप्रेड और ब्राइड्समेड आकर आपस में इनकी रिंग ले लेते हैं। इस सेशन के लिए ये दोनों आकर खड़े होते हैं। इन दोनों को देखकर ऑडियंस आपस में बात करने लगती है। ये तो वही डबल स्टार वाला कपल है ना, इसने तो इसको प्रपोज किया था इतने साल पहले और इनका तो ब्रेकअप भी हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए ऑकवर्ड महसूस नहीं करते? अब लोग इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं और ये दोनों भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्त अपने अपने दोस्त से रिंग वापस ले लेती है। अब इन दोनों को एक दूसरे की रिंग वापस करनी होती है तो चेंगजू उसकी रिंग उसको दे देती है। ये इसकी रिंग इसको वापस कर देता है। अब दोनों रिंग को पकड़कर गुस्से में खड़े होते हैं। अब फाइनली इनका डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद इन दोनों की एक वीडियो भी होती है जो सब लोगों को दिखाने लगते हैं, बट गलती से इन दोनों की वीडियो की जगह शिंगयान और शिंगरो की वीडियो चल जाती है जहाँ पर शिंगयान शिंगरो को प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए पूछ रहा होता है। सब लोग उसे हाँ करने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि शायद मैं ना कर पाऊँ, पर फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसने ना बोला और ये भी परेशान होता है कि इसने मुझे ना बोला। तो ये बात दूसरी बात पर ले जाती है और उसे हाँ बोल देती
देती है और ये उसके हाँ को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसके हाथ में रिंग भी पहना देता है और उसके हाथ को किस भी करता है और फिर उसे उठाकर सबके सामने घुमाने भी लगता है। जैसे ये वीडियो यहाँ तक पहुँच जाती है और फिर नो सिग्नल करके आता है क्योंकि शिंगयान ने पीछे से जाकर ये वीडियो बंद करवा दी थी और ये शिंगरू को ही देख रहा होता है। अब चैंग्यो माइक पर जाकर लोगों से बात करने लगते हैं और जो पिलो ऊपर लगे हुए थे उसके बारे में बताने लगते हैं। ये पिलो मैंने पिलो फाइट के लिए रखी है, जिसको भी किसी बात का गुस्सा हो तो वो दूसरे पर्सन पर इस पिलो को मारकर अपना गुस्सा निकाल सकता है। यहाँ इन दोनों दोस्तों के बीच पिलो को लेकर ही बात चल रही होती है। ये शिंगयांग के साथ ही काम कर रहा होता है। शिंगयांग इसे कहता है कि मैं तुम्हारे पे में से इसके पैसे कट कर लूंगा, तो वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई। दूसरी तरफ शिंगरो उससे पूछते है कि ये पिलो फाइट क्या है, तो ये उसे कहती है कि थोड़ी देर रुको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर शिवचंद जिसके पास एक पिलो रखा हुआ था वो पिलो उठाकर शेंगजो को मारता है। ये देखकर सभी लोग पिलोस को उतारते और आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, बट यहाँ पर दो ही लोग फाइट नहीं कर रहे होते हैं, वो शिंगरू और शिंगयान होते हैं। अपने हाथ में पिलो को पकड़ते हुए भी दूसरे को मार रहे होते हैं, वो भी एक सिंक में। शिंगरू कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतने टाइम बाद भी हम दोनों एक साथ ही एक ही सिंक में ही करेंगे। ये भी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था। फिर दोनों एक दूसरे को आपस में मारने लग जाते हैं। फिर मारते मारते एक दूसरे को फ्यूचर के लिए अच्छे विशेष भी दे रहे होते हैं। ये नहीं सोच रहे होते कि दोनों को एक दूसरे को बुरी विशेष देनी चाहिए क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को छोड़ा था। अभी तक इन दोनों की ब्रेकअप की रीजन पता नहीं चली थी। आगे ऐसा दिखाया जाता है कि ये अपनी ब्राइटरी शो पर बैठकर अपनी ब्रेकअप की रीजन बता रही होती है कि हम दोनों का जब ब्रेकअप हुआ था हम दोनों भी एक दूसरे के साथ होने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। मैंने इसको कॉल्स भी किए थे बट इसने पिक नहीं की। अब शिनयान के आगे की स्टोरी ये होती है कि मैंने भी इसको कॉल की थी लेकिन मुझे पता चला कि इसने तो आगे से मुझे ब्लॉक ही कर दिया था। इसी वजह से उस दिन के बाद हमारी कभी भी बात नहीं हुई। उससे पूछा जाता है कि आप दोनों एयरपोर्ट पे मिले हो, जो भी क्या इत्तेफाक था। उनकी इस बात पर यह दिखाया जाता है कि एक रात पहले उसे ये मैसेज रिसीव हुआ था कि टिकट बुक करवा दी गई है। अब इसे पता होता है कि टिकट कहां से कहां तक बुक करवा दी गई है, तो ये फौरन से उठकर कार लेकर चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वो इसी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसी के टिकट का मैसेज उसको आता है और जैसे ये उसको दिख जाती है तो वो उसे ही देखने लग जाता है। और उन लोगों के पास वही वाला पर्सन खड़ा होता है जो इन लोगों पर यकीन नहीं कर रहा होता है और स्कैमर समझकर वहां से चला जाता है। और उसी टाइम पर हेसियोन ने उसे देख लिया होता है और खुद को देखते हुए देखकर ये थोड़ा सा घबरा जाता है और बस वहां से भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सच बता देता है कि एक बार हमने बुकिंग ऐप साथ में बनाई थी और उस टाइम बुकिंग ऐप मेरे ही नंबर पर बनी थी, इसलिए मुझे मैसेज आ जाता है जब भी कोई टिकट बुक करवाए। और जिसने जब टिकट बुक करवाई थी तो मुझे मैसेज आ गया था और उससे मिलने के लिए मैं वहीं पर गया था और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से चली जाएगी और आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी। तो वो कहता है कि हाँ ये बात कह सकते हो। और इसमें 2013 का सीन दिखाया जाता है जब शिनयान टैक्सी से घर आता है, तो घर पर जब आता है तो लाइट भी ऑन नहीं मिलती और कहता है कि पता नहीं मैं इनका बेटा हूँ भी या नहीं। चलो ठीक है मानता हूँ पिक करने के लिए नहीं आए पर लाइट तो ऑन रख सकते थे ना। यही कहते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। जैसे रूम का डोर ओपन करता है तो सामने एक लड़की को देखकर घबरा जाता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और बालकनी में खड़ी होती है और वो इसकी तरफ देखती है और उसने हाथ में लाइटर भी पकड़ा हुआ था और ये उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम कौन हो। रूम में लाइट भी ऑन हो चुकी थी और ये बालकनी से घर के अंदर भी आ चुकी थी। तो पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ किसने की और तुम यहाँ पर स्मोकिंग क्यों कर रही हो। तो उसे कहती है कि मैंने तो सिर्फ लाइटर पकड़ा है, क्या लाइटर पकड़ना स्मोकिंग कहलाता है। ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। चलो ये भी नहीं पकड़ रही, लाइटर को बेड पर फेंक देती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। और उसके पीछे उसकी मॉम आती है और ये उसे एंट पाई कहती है। उसकी मॉम उसके कान को पकड़ते हुए कहती है कि तुम लड़के के कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये कोई लड़की का रूम नहीं है, मैं आपको बता दूं ये रूम मेरा है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये पहले तुम्हारा रूम था पर अब ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए बाहर था, आपने मेरा रूम भी ले लिया और इस लड़की को दे दिया। पर इसकी मॉम जल्दी से शिंगरो के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हें उठा तो नहीं दिया। वो कहती है कि नहीं बस मुझे थोड़ी प्यास लगी और इसके बाद थोड़ी खांसी भी करने लगती है। उसकी खांसी देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी बीमार हो गई हो, इसके डोर ओपन करने की वजह से तुम्हें हवा लग गई। अब चलो जाओ इसके लिए गर्म पानी लेकर आओ। ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से भेज देती है और इसको अपनी मॉम की बात मानकर पानी लाने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। और इसने तो खांसी जानबूझकर की थी और यहाँ तक कि बार बार खांसी कर रही होती है और ये इसके लिए पानी भी लेकर आता है और आकर कहने लगता है कि काफी अच्छी एक्ट्रेस हो। और वो भी ऊंची आवाज में थैंक्स कहती है और उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम उसके पास क्या कर रहे हो,
क्या बात कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि ये है कौन, ये तो बता दो, इसका इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं कराओगी। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि जो मैंने तुम्हें अंकल शाओ के बारे में बताया था ना, ये उन्हीं की बेटी है। अब इसका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है, अब ये यहीं पर रहने वाली है। तो वो कहने लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम तो 1-1.5 साल बाद होने वाली है, तो ये इतना जल्दी क्यों आई है, इतनी जल्दी रहने के लिए। उसके मामू से कहती है कि चुप करो तुम, और फिर शिंगरू से कहने लगती है कि तुम्हें भी इसका स्कूल में अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये निकम्मा बनते जा रहा है। अब इसकी एक रिपोर्ट आकर मुझे देनी है कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ये कहते हुए साथ में उसको ऊपर कंबल भी दे रही होती है कि तुम्हें सर्दी लग रही होगी इस निकम्मे की वजह से। और इसका भी बता दो, ये एक मेरा लौता निकम्मा बेटा है जो किसी चीज का ना काम का। अब इस बात पर वो क्या ही बोलता जब माँ ही उसकी बेइज्जती कर रही थी। और ये भी बताती है कि तुम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर आता है और एक ही मंथ में आता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सुबह में पैदा हुई थी और ये रात में पैदा हुआ था। और कहने लगती है कि तुम दोनों के साथ वाली पिक भी है। पिक दिखाने लगती है तो शिनयान अपनी मॉम को रोक लेता है और कहता है कि पिक दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम लोगों को पता है कि तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, तुम दोनों के नेम में शिन है जिसका मतलब स्टार होता है। ये सब बातें करने के बाद शिनयान को अपने साथ लेकर जा रही होती है। शिनयान भी उसके लिए डोर बंद करते हुए जा रहा होता है, तो ये आगे से उसको शैतानी करते हुए दिखा रही होती है। अब आगे सीन चेंज होता है 2024 में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग स्टार कपल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पर ये वाली क्लिप वायरल हो चुकी होती है प्रपोज करने वाली। और सभी को ये वापस से याद आ गया था क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात थी, पर फिर भी लोगों के माइंड से ये बात निकल चुकी थी, पर अब वापस आ गई थी। बट इन सब के बारे में तो शिंगरू को कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने काम पर आ रही होती है। वहाँ पर भी इसी बारे में बात चल रही थी। उसे देखकर कहने लगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी प्यार में थी, और हमें लगता था कि तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिला या तुम्हारा कोई प्यार में इंटरेस्ट नहीं था, और अब पता चल गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये तो उनकी बातों को इग्नोर करती है और उनको वापस काम में जाने के लिए कहती है। उतने में ही पीछे से उसका बिजनेस पार्टनर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि तुम्हें एक पर्सन से मिलवाता हूँ और तुम्हें उसको मनाना है और उसे हमारे शो में लाना है। तो ये कहने लगती है कि मैं पहले उसका प्रोफाइल चेक करूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी प्रोफाइल देखने की जरूरत नहीं है, तुम उसे अच्छे से जानती हो, तुम उसे देखने के साथ ही पहचान जाओगी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यही सब कहते हुए उसे मीटिंग रूम की तरफ लेकर आता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिनयान होता है। वो जैसे उसे पीछे मुड़कर देखता है, वो देखती रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर प्रोड्यूसर कहता है कि वो उसकी एक चीज रह गई थी, वही लाने के लिए गई है, और वो भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये इसको देखकर ही वहाँ से चली गई है। अब उसको ऑफिस में लेकर आकर मनाने लगता है कि तुम्हें उसको ब्राइफी शो के लिए मनाना है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपने एक्स को ब्राइफी शो में कैसे लेकर आऊं, मैं तो कभी भी उसके साथ बैठकर इंटरव्यू नहीं दूंगी। पर प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, हमारे इन्वेस्टर का ऑर्डर है। और इन्वेस्टर का वॉइस नोट उसे सुनाने लगते हैं, जो कहते हैं कि मेरी बेटी स्टार कपल को लेकर बहुत बातें करती है और उसने बोला है कि ये मुझे शो में जरूर चाहिए, तो वो मुझे हर हाल में शो में चाहिए और मैं कोई भी रीजंस नहीं सुनूंगा। ये सब सुनकर वो कुछ भी नहीं बोलती और चुप हो जाती है कि उसे क्या करना होगा। उतने में प्रोड्यूसर को एक कॉल आ जाता है, वो साइड में जाता है। उतने में ये बगैर बताए बाहर चली जाती है। ये उसे देखने लगता है कि ये कहाँ चली गई होगी, पर सामने देखने से पता लगता है कि ये मीटिंग रूम की तरफ ही जा रही थी जहाँ पर शिंगयांग बैठा है। अब ये शिंगयांग के पास ही पहुंच जाती है और उसे शो के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे इन्वाइट किया था, और ये तो बिल्कुल चुप हो जाती है, ना हाँ कहती है ना ना कहती है। और ये उससे शो के बारे में बात कर रही होती है और अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर बात करनी होगी। मैं तुम्हारी एक्स, मैं तुम्हारे सामने बैठी होंगी और मैं भी अपने रिलेशन को लेकर इंटरव्यू दूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, इंटरव्यू तो मैं दूंगा, लेकिन उसका फायदा मुझे क्या होगा और उससे मुझे क्या फायदा मिल सकता है। वो कुछ देर सोचने लगती है और कहने लगती है कि हम तुम्हारे रिजॉर्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये काम तो मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, तुम्हारा काम मेरे काम से डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगती है कि उन चीजों के बारे में अपने शो में मैं तुम्हारे रिजॉर्ट के बारे में बताऊंगी, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से होगा। जो भी शो के लोग होंगे वो सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। वैसे भी हमारे शो के काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जिससे तुम्हारे रिजॉर्ट को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम अपने पास्ट के रिलेशनशिप को इतने लोगों के सामने बताना चाहती हो, और वो भी 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग होंगे जो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जान लेंगे। वैसे भी तुम्हें काम करने का तरीका काफी अच्छे से आता है। वो इसके बाद से कुछ भी नहीं कहती। वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, और मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे मुंह पर रिजेक्ट करने के लिए आया हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो यहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अब जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लॉयर जायजिंग से होती है। जायजिंग उसे बताती है कि जैसे मैं लैंड हो गई हूँ, मैं तुमसे ही मिलने आ गई हूँ, और उसको ये भी बताती है कि 36 आवर मुझे बस इधर उधर ही घूमना होता है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड होता होगा ना। वो कहती है क्यों होता तो है, जब तुम रिच हो जाओगे ना, तुम अपने रिजॉर्ट के लिए मुझे फुल टाइम लॉयर रख लेना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, रख लूंगा। वैसे ही उसके फेस पर कुछ लगा होता है, वो उसे बता
बताती है पर इसे कुछ समझ में नहीं आता, तो ये खुद ही उसके फेस को साफ करने लगती है। और इधर शिंगरू दिखाई जाती है, वो अपने बिजनेस पार्टनर को बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था कि ताकि वो मुझे मेरे मुंह पर रिजेक्ट कर सके, और वो यही काम करके गया है। पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि, और उसे बताने लगता है कि तुम भी इंटरव्यू में साथ होगी। तो उसने मना नहीं किया तब, और अब उसने ऐसा क्यों किया, तुम्हें उसे अच्छे से मनाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि अब मैं नहीं मनाने वाली उसे। उतने में उसकी नजर सामने चली जाती है, वहाँ पर शिंगयान को एक लड़की के साथ देख लेती है। उसकी नजर वहीं पर रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और उसको वो कॉल भी याद आ जाती है जो कार में शिंगयान को आई हुई थी, जो उसे कहने लगती है कि मैं अपनी फाइल तुम्हारे ऑफिस में भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वो भेज सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं भेज दूंगा। वो कहते है कि इतनी भी जल्दी नहीं है, बस तुम मुझे उसकी पिक भेज दो। अब इसको यही होता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी, देखो साथ में लगेज भी है, और ये शिंगयान के पास ही आई हुई है। और उसका हाफ बिजनेस पार्टनर भी देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये सिंगल है, क्या ये सिंगल नहीं है। तो वो कहती है कि देख के लग रहा है ना कि वो सिंगल नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिंगयान वापस आ चुका था। शुचांग उसका फ्रेंड भी उसके साथ होता है और उसे कहने लगता है कि तुम जब खुश होते हो तो प्लांट के साथ आकर बातें करने लगते हो, और जब तुम उदास होते हो तब भी प्लांट के साथ आकर बातें करने लगते हो। तो बताओ अब क्या हुआ है। तो कहने लगता है कि बस काम को लेकर ही है, कोई इमोशनल बात नहीं है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें शो में बुलाया गया है। सुचांग तो उसके फेस को देखकर ही सब बातें समझ जाता था। और दूसरी तरफ शिंगरू के फ्रेंड्स को दिखाए जाते हैं, जो खाना तो बना रही होती है बट शिंगरू के बारे में ही सोच रही होती है कि वो कहाँ पर होगी और अभी तक घर क्यों नहीं आई है। फिर उसके पेरेंट्स के बारे में भी बात करने लगते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था उसने कभी भी हमें नहीं बताया, वो इस बारे में कभी भी बात नहीं करती है। इतने में शिंगरू भी आ जाती है, जो कॉल पर ही बात कर रही होती है, और उसे अभी भी यही कहा जा रहा होता है कि तुम्हें शिंगयान को मनाना होगा ब्राइफी शो के लिए। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जैसे ही कॉल कट होता है, उसके दोस्त खाना लेकर बैठ रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि शिंगयान को सभी लोग ब्राइफी शो में बुलाना चाहते हैं, सब लोग हमारे स्टार कपल वाली स्टोरी जानना चाहते हैं, और हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यहाँ तक कि शिंगयान को कंपनी में बुला लिया गया था और उसकी बात मुझसे हुई है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि बताओ उसने हाँ की या ना की। तो वो कहती है कि उसने ना किया, उसने मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ। पर वो कहते हैं कि अभी भी एक प्रॉब्लम है, सब लोग उसकी हाँ सुनना चाहते हैं और उसे ही शो में लेना चाहते हैं, अब मैं क्या करूँ। और वो सिंगल भी नहीं है, तो हमारे शो के क्राइटेरिया में पूरा नहीं होता, हमारे शो में आने के लिए सिंगल होना जरूरी है। तो कहती है कि क्या वो सच में सिंगल नहीं है। उसकी फ्रेंड्स को तो यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि मैंने खुद उसे एक लड़की के साथ देखा है और मुझे लगता है कि वो लड़की जायजिंग थी। क्या तुमने कभी सुचांग के पास से जायजिंग का नाम सुना है। तो वो कहती है कि मैंने उसके पास से जायजिंग का नाम तो सुना है बट, और उसने बताया था कि वो एक लीगल एडवाइजर है, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। उतने में ही शिंगरू के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, वो आंट पाई का कॉल होता है। वो कॉल शिंगजू को दिखाने लगती है और शिंगजू कहती है कि फौरन से आंट पाई का कॉल उठाओ, यही से तुम्हें फौरन पता लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। अब कॉल के बाद तो वो फौरन से आंट पाई के घर पर पहुंच जाती है और सबसे पहले उसकी मुलाकात शिंगयान के डैड से होती है, जो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर मैं घर पर होता तो मैं तुम्हें जरूर फिश बनाकर खिलाता था, पर अभी मेरे दोस्त मेरा बाहर वेट कर रहे हैं तो मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ये घर को देख रही होती है, इसके साथ इसकी बहुत सी मेमोरी जुड़ी होती है और ये पैनों को देख रही होती है। उतने में पीछे से आंट पाई आ रही होती है, इसे देखकर पहले तो खुश होती है, फिर सैड सा फेस बना लेती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुम चांगजो के वीडियो में मुझे नजर नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अब्रॉड से वापस आई हो, और वापस आए हुए भी तुम्हें 2 साल हो गए, क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुमने तो मुझे वापस कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप हो चुका है, पर तुम्हारा मुझसे तो ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, तुम्हें मुझे तो याद करना चाहिए था। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है तो फिर आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। और वो मगर इतना ही कहने वाली होती है कि वो बताती है कि वो आने नहीं वाला है, क्योंकि वो कभी कभी अपना मुंह दिखाता है और आज उसका आने का दिन नहीं है, और आ भी गया तो वो उसका वो वाला रूम नहीं है जो तुम्हारा है, और तुम उसी वाले रूम में रहना जहाँ पर तुम रहती थी। उसने कब से अपना रूम चेंज कर लिया है और वो आता है तो बाहर बाहर से ही आता है और बाहर बाहर से ही चला जाता है। वो कह रही होती है कि लेकिन, पर वो एंटी ड्रामा कर देना शुरू कर देती है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम मेरे कहने पर यहाँ पर भी नहीं रुक सकती, और वो रोने लग जाती है और उनको रोते हुए देखकर ये कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी देने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो उसे हंसते हुए देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम सबसे स्वीट लड़की हो और तुम मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, चलो कुछ खाते पीते और साथ में टीवी देखते हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब शिंगयान भी घर के एंट्रेंस पे आता है तो वो शूज को देखता है। शूज को देखकर ये समझ जाता है कि ये शिंगरू के ही शूज है, और फिर अपने मॉम और उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर
और उसकी मॉम से कहने लगती है कि तुम उसको अपने ब्राइफी शो पर क्यों नहीं लेकर जाती। तो वो कहती है कि वो हमारे क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता, सिंगल होना जरूरी है। ये सुनकर वो कहती है कि वो तब से सिंगल है जब से तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ था और उसने कभी भी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा, उसने अपना दिल काम पर लगा लिया। अब ये उनकी बातों को चुप करके सुन रही होती है। शिंगयान भी अपने बारे में हो रही बातों को पहले तो चुप करके सुन रहा होता है, फिर अंदर आते हुए कहता है कि मैडम पाए, आप आउटसाइडर को मेरे बारे में क्यों बता रही है, आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने बेटे को देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम कैसे घर आए, तुम तो घर आते नहीं हो। तो वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद में आपने मेरी कॉल भी नहीं उठाए, तो आपको क्या लगता है कि मैं घर पर नहीं आऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता ना, इसीलिए तुम्हें गलत मैसेज चला गया। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो अपना सिर पकड़कर कहने लगती है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो मैं सिंगरू को घर छोड़ने के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्या तुम इसे घर छोड़ आओगे। तो वो कहता है कि नहीं, ये बस लेकर चली जाएगी। तो ये भी कहने लगती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बस वाली बातों से वो उसे गुस्से से देखने लगती है और कहने लगती है कि अब तुम ऐसा बोलोगे, इसे घर भी नहीं छोड़ने जाओगे। वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम तो हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हो ना। तो बौरन से बाहर आकर कहता है कि मैं इसे छोड़ने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहती थी। और वो उसे छोड़ने के लिए जाता है तो पास के नेबर के पास ही वो रोकने के लिए कहती है, और उसके कार के पीछे अभी भी वही वाले शूज पड़े होते हैं। वो कुछ कहती है उससे पहले ही वो कहता है कि मैं अभी भी सिंगल ही हूँ, मैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्या सच में, क्या तुम अपना रिलेशनशिप छुपाना चाहते हो? अगर छुपाना भी चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इस शूज के ओनर को पूछ लेना चाहिए कि क्या वो ऐसा चाहती है भी या नहीं। इतना कहकर वो जाने लगती है तो ये भी उन शूज को लेकर उसके पीछे आता है और रोककर धक्के से उसे वो शूज पहनाने लगता है। वो कहती है कि मुझे ये शूज नहीं पहने। जैसे ही एक पाँव में शूज पहनती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और वो दूसरे वाला शूज भी उसके पाँव में पहना देता है। वैसे ही हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जब इनके ब्रेकअप को 8 महीने हो चुके थे और शिंगरू की बात आंट पाई से हो रही थी वीडियो कॉल पर, जब वो अब्रॉड में थी। और शिंगयान भी घर पर आता है और उसके शूज को हाथ में पकड़ता है। अब मॉम कॉल पर बात करते हुए उसके पास आने लगती है और बताती है कि ये शिंगरू के शूज है जो मुझे मिले थे और मैंने सोचा कि बाहर रखती हूँ, बाद में सोचते हैं इनका क्या करना है। और शिंगरू भी ये बात सुन रही होती है और शिंगयान कहता है कि मैं इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और शिंगरू भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो एकदम से चुप सी हो जाती है और उसे ये था कि इसने शूज फेंक दिए होंगे, बट 4 साल गुजरने के बाद भी उसने वो शूज संभाल कर रखे हुए थे। और वो उससे पूछती है कि तुमने ये फेंके क्यों नहीं, तुम्हें तो इसे फेंक देने थे। तो वो कहता है कि फेंकने के लिए गया था, फिर सोचा कि उसके एक चीज को तो रख लेना चाहिए, ये याद दिलाने के लिए खुद को कि वो किस तरह मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैंने शूज उसके असल ओनर को दे दिए। ये कहकर जाने लगता है तो वो उसको रोकती है। अब इसके फेस पर तो स्माइल आ जाती है उसके रोकने की वजह से, बट वो तो शो को लेकर बात कर रही होती है और उसके रिजॉर्ट की पब्लिसिटी को लेकर बात कर रही होती है। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर कहते हैं कि मैंने इसको लेकर एक फाइल भी बनाई है, तुम उसको लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम चेंगजू के इवेंट के लिए तुम्हारे रिजॉर्ट गई थी, मैंने वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसी के रिलेटेड मैंने वहाँ पर बातें लिखी हुई है। उसकी बातें सुनकर उसके सामने होकर उसकी सारी बातों को अच्छे से सुनने लगता है। तो उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसे एडिट करूंगा। और ये भी पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि आपके शो में एक्सेस वापस से 1 हो जाए। तो वो कहती है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते, अगर वो चाहते हैं तो वो 1 हो सकते हैं, साथ में नहीं होना चाहते थे तो इसी वजह से तो छोड़ा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। पर अगर फिर भी होना चाहे हमारे शो में तो हम होने देते हैं, हम कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। इतना काफी है या कोई और भी क्वेश्चन है? उसकी ये बातें जानने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर यहाँ से चला जाता है। और ये भी उसके जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। शिंगयांग उससे मिलकर आने के बाद सोच ही रहा होता है तो पीछे से सूचांग आ जाता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि वो वापस से मुझे अपने शो में बुला रही है, तो मैं क्या करूँ। तो वो एक ही सवाल पूछता है कि उसके पास होने से तुम्हें कैसे लगता है। तो वो कहता है कि पता नहीं कैसा लगता है। तो वो कहता है कि यहाँ के प्लांट्स को भी पता होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब यही बात करते हुए वो झूले पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कैसा भी लगता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस मैं उसके क्लोज होता हूँ तो, या फिर उसे फिर से अपने जिंदगी में लाना चाहता हूँ तो मैं वापस से पहले जैसा हो जाऊंगा, जो बेवजह मैसी हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि वो अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो वो ये पूछता है कि वो तुम्हारे पास होती है तो किस तरह की बातें करती है। तो वो उसे बताता है कि वो तो बस शो को लेकर बात करती है, पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर बात नहीं करती। तो शिवचंग उसे यही कहता है कि तुम खुद को फिर क्यों बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। यही कर वो वहाँ से चला जाता है, पर ये अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहती है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते, इसलिए तो उसने छोड़ा होगा ना उसे। यही सारी बातें उसे याद आ रही होती है और सैड हो रहा होता है सोचकर। और हमेशा की तरह एक्स्ट्रा सीन में वही इनका इंटरव्यू वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिंगयान से पूछा जा रहा होता है कि जब तुम्हें इस कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा था। अब ऐसा दिखाया जाता है कि जब शिंगयान को कॉल आता है तो उसकी प्रोड्यूसर से बात होती है
और वो बताता है कि आपको शो में इनवाइट किया जा रहा है, कि आप शो में आओगे, अगर आपके पास अभी टाइम है तो हम शो को लेकर बात कर लेते हैं। और वो ये भी कहता है कि शिंगरू भी ऐसा चाहती है। तो वो कहता है कि अगर शिंगरू ऐसा चाहती होती तो वो खुद मुझे कॉल करती। तो वो कहता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी पहले खत्म हो चुका था, इसलिए वो थोड़ा एम्बेरेसिंग फील कर रही है। तुम्हें कॉल करते हुए उसकी जगह पर मैंने कॉल किया, और आप जब आएंगे तो उससे बात कर लीजिएगा। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखकर बताता हूँ। ये कहकर मोबाइल अपने आप से थोड़ा दूर करता है और कुछ भी नहीं करता, और 1-2 सेकंड का डिले लेकर उसे कहता है कि मेरा शेड्यूल फ्री है तो मैं आ जाता हूँ। ये सुनकर प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि आप अभी आ जाओ। ये तो जल्दी से उठकर अपने कपड़े देखने जाता है कि मैं कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। सुचंग उसे आकर फाइल देने लग जाता है कि इसे देख लो, और उसे ऐसे तैयार होते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बस कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम बस बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। मुझे शिंगरू की कंपनी बुला रही है इंटरव्यू के लिए और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हो, जैसे पहले तैयार हुआ करते थे अभी भी वैसे ही तैयार हो रहे हो। अगर तुम सच में ठीक से तैयार होकर गए तो वो लोग यही समझेंगे तुम उसे बुला नहीं पाए और तुम्हें ये चीज नहीं दिखानी है उनको। तो कहता है कि मैं इनमें से कुछ नहीं पहनता, मैं तो लेने के लिए जा रहा हूँ न्यू कपड़े। ये कहकर वो तो चला जाता है। वैसे दिखाया जाता है ये कंपनी में तो पहुंच चुका था। चुप चुप कर देख रहा होता है शिंगरू के इसको देखकर जाने के बाद कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। मोबाइल के कैमरे से भी देखने लग जाता है, और जैसे वो उसको आते हुए दिखने लगती है तो वो जल्दी से भागने लगता है। मोबाइल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। मोबाइल पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है और अपने आप को सेट करने लगता है। शांति से बैठ जाता है चेयर पर। यही सब याद करते हुए इंटरव्यू में आंसर देता है कि हाँ मैं आ गया और मैंने क्या करना था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 2013 में, जहाँ पर ये दोनों एक ही कार से स्कूल जा रहे होते हैं। शिंगरू अंकल से बोलती है कि आप मुझे यहीं पर उतार दे। पहले तो ड्राइवर पूछने लगता है कि क्यों उतरना है यहाँ पर, अभी तो स्कूल बहुत दूर है। वो कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पर एक काम है तो आप मुझे यहीं पर उतार दे, मैं खुद ही पैदल स्कूल चली जाऊंगी। और उसे आगे उतार दिया जाता है। और ये सारी बातें शिंगयान भी आगे बैठकर सुन रहा होता है। जैसे ही वो उतरती है तो ये भी अंकल से बोल देता है कि मैं भी यहीं पर उतर जाता हूँ। वो उसके पीछे उतर जाता है और ड्राइवर भी कार लेकर चला जाता है। ड्राइवर के पास से चले जाने के बाद कहने लगता है कि मिस ड्रामा क्वीन ड्रामा करना बंद कर दीजिए, यहाँ से जा चुके, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों उतरी हो। तुम्हें यही है ना कि स्कूल में कोई ना जाने कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तो बोला गया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तो वो कहती है कि मुझे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कहकर वो स्कूल की तरफ चला जाता है। और अब हमें प्रेजेंट में 2024 में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये घर में बैठकर शिंगयान के प्रोफाइल को देख रही होती है। इसकी फ्रेंड आकर कहने लगती है कि क्या हो गया है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ की प्रोड्यूसर ना होती तो तुम क्या उसको इनवाइट करती। तो ये थोड़ा सोचकर कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करती, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर डिफरेंट है, हम दोनों ने डिफरेंट फ्यूचर सोच रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना ठीक रहता, इसलिए मैं उसे कभी भी नहीं बुलाती। तो वो कहती है कि बस इसी बात को अपने माइंड में रखो, तुम एक आइडल वुमेन हो सब लोगों के लिए, और जो भी तुम्हारा पहला टाइम था उस टाइम को भूल जाओ, तुम आगे बढ़ो और इसके बाद तुम्हें सोना होगा। ये कहकर वासी चली जाती है। और ये भी स्माइल कर रही होती है और मैसेज करके अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर को कह रही होती है कि अभी भी कोई हल नहीं निकला, अभी पता लग जाएगा कि वो हमारे साथ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और हमारा गेस्ट भी बनना चाहता है या नहीं। तो वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, और ये उसको कॉल भी कर देती है। तो वो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और ये उसकी आवाज से और पास में जो नर्स होती है उससे ही समझ जाती है कि इन्हें स्टमक का कोई प्रॉब्लम है। तो ये उनसे पूछती है कि आप बताओ आप कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास वाला जो पेशेंट है ना उसे ऐसा हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर शिंगरू कहती है कि चुप करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। जंगशु ऐसे बता देता है और ये भी जंगशु के पास भागते हुए आ जाती है। और ये उसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे पास आ गई हो। और उसे ड्रिप भी लगी हुई थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसके स्टमक से ब्लड आने लग गया था। तो ये उसे डांटने लगती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। तो वो कहने लगता है कि मुझे बस ड्रिंक करनी पड़ी। तो वो कहती है कि ऐसा किससे मिलने गए थे जिसकी वजह से तुम्हें इतना ड्रिंक करनी पड़ी। वो कहता है कि मैं इन्वेस्टर से मिलने गया था, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया और मैं तो बस उनसे बात करना चाहता था, शायद वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाए, उसके साथ ड्रिंक भी कर ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उससे पूछने लगती है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। तो वो बताता है कि 6 मिलियन की। ये सुनकर तो वो परेशान हो जाती है कि अब तो हमारी सेकंड पेमेंट भी बाकी थी और अब तो हम आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि यही तो परेशानी है कि क्या करेंगे, और इतनी जल्दी कोई दूसरा इन्वेस्टर भी नहीं मिलने वाला। तो ये कहती है कि मैं मेरे घर को सेल कर दूंगी जो मेरी मॉम ने मुझे दी है, बस वही घर मेरे पास है, मैं वही वाला घर सेल कर दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर घर सेल करना है तो मैं अपना कर दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, मैं ऑलरेडी उस घर में नहीं रह रही हूँ, वो होम टाउन वाला घर है, तो मैं उसको सेल करके कुछ न कुछ कर सकती हूँ और इस बार की पेमेंट हम सबको दे ही देंगे।
और अगली बार के लिए हम इन्वेस्टर कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। अब उसकी इस बात से वो बिल्कुल चुप हो जाता है और कहता है कि चलो जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इन्हें कितना नुकसान होने वाला है और कितना फायदा होने वाला है। अब जब शिंगरू वापस घर पर आती है तो लैपटॉप ऑन करती है तो उसे वहाँ पर एक ऐसा फोल्डर नजर आता है जो कि इसके पहले की मेमोरीज का फोल्डर होता है। उसमें इसके पास सब शिनयान के साथ वाली फोटोज होती है और उसके फैमिलीज के साथ वाली फोटोज होती है जिन्हें वो देख रही होती है, और दूसरी तरफ शिनयान भी उसी पिक्स को देख रहा होता है और उसको शिंगरू के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है कि दोनों साथ में कितने खुश थे। जिस तरह वो पिक्स उनके पास थी वो सब सीन में दिखाया जा रहा होता है। किसने वो पिक्स बनाई थी, सब वीडियो कॉल और उन दोनों के किस के सीन सब कुछ याद आ रहा होता है। ये भी इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए बैठी हुई थी, यहाँ तक उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे हमें हाफ बिजनेस पार्टनर और प्रोड्यूसर दिखाया जाता है जो शिनयान से बात करने के लिए आ गए थे। वो तो असल में शो के बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि शो में क्या होता है और क्या नहीं होता, और ये उसको हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बातों बातों में ये भी बता देता है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है और अभी इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से शिंगरू अपना घर बेचने की सोच रही है। तो ये फौरन से पूछता है कि क्या वो अपना घर सेल कर रही है। ये बात को बदलते हुए कहता है कि हम दोनों ही कर रहे हैं ऐसा, पर इसको तो शिंगरू की परवाह होती है। बातों बातों में ये भी पूछ लेता है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट उसने देने से मना कर दी है। तो वो बताता है कि 6 मिलियन की, और ये भी पूछता है कि पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो वो उसकी बात को बदलते हुए कहता है कि शो में आने के लिए शो के बारे में जानना भी तो जरूरी होता है, और असल रीजन नहीं बताता पूछने की। और जैसे ही वो प्रोड्यूसर को वहाँ से बेचता है और ये कॉल करके पूछता है कि हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये बैठकर सुचांग को मना रहा होता है क्योंकि सुचांग भी इसके साथ काम कर रहा होता है, और सुचांग कहने लगता है कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे नहीं मना सकते। आज तो सुबह से तुम मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे गेम में ऑफर्स भी दे दी है। शिंगयान कहने लगता है कि वो तो मैंने ऐसे ही दे दी है, पर ये तो उसकी बातों में नहीं आ रहा होता है और उसे साफ मना कर देता है। तो ये भी उसके सामने एक ऐसी बात रखता है कि हमारे कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, हमने हर चीज ऑलरेडी कर ली है, फिर भी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, और जो पैसे बचे हैं उसमें से 6 मिलियन हम शिंगरू को दे देते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा और बहुत सारा पैसा वापस भी आ जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है। और उसके बातें और उसकी फाइल को देखकर कहता है कि तुमने तो बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है कि हमें कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं। तो ये भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मैं भी तुम्हारे मोबाइल से आउटफिट के पैसे ले लेता हूँ। ये सुनते ही सबसे पहले वो उसके हाथ से अपना मोबाइल पकड़ लेता है। जो चीज दे दी वो दे दी, अब लेने की क्या जरूरत है। ये कहते हुए उसे पानी भी देता है और साथ में उसके कंधों को भी दबाता है और कहता है कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब शिंगयान ने शिंगरू को अपने ऑफिस में ही बात करने के लिए बुला लिया था। शिंगरू आते के साथ ही उसे पूछती है कि गेस्ट बनने के बारे में आपने क्या सोचा। तो वो डायरेक्ट बातें नहीं कर रहा होता। तो वो उसे कहता है कि मेरी कुछ बातें हैं। तो वो उसे कहती है कि पहले जिस तरह मुझे आकर रिजेक्ट कर दिया, कि आप मुझे बुलाकर रिजेक्ट करने वाले हो। तो वो कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो कि क्या हो गया है। फिर उसे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता है। तो उसे कहता है कि मैं एक ही शर्त पर गेस्ट बनूंगा, अगर मेरी 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तुम लोगी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें ये बात जंगशू ने बताई। तो वो कहता है कि उसने बताई तो नहीं है, मैंने खुद ही शो के बारे में सारी बातें पूछ ली तो उसने बता दी, सारी बातें मुझे पता लग गई, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाऊंगा और स्पॉन्सर टाइटल भी मुझे मिल जाएगा, बट उसके साथ साथ मेरी एक और शर्त है, और वो ये कि मुझे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह के गेस्ट आ रहे हैं, उससे मेरे रिजॉर्ट को भी फायदा होगा और मेरे हिसाब से ही गेस्ट आएंगे जिन्हें मैं बोलूंगा शो के लिए आ जाए। वो कहती है कि ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन वो पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मान रही होती है कि आप हमारे गेस्ट है, बस गेस्ट बनकर आए। बट शिनयान को उसकी ये बातें मंजूर नहीं होती, इसलिए उसको इसकी बातें माननी पड़ती है। वो कहती है कि आपने ये बातें तो मनवा ली, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। आप ऐसा करें कि 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ना करें, आप 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, मैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। तो वो कहता है कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो वो कहती है कि 10%। उसका 10% इंटरेस्ट के बारे में सुनकर कहता है कि नहीं, हम पहले वाले रूल्स पर ही चलेंगे। उसके बाद से ये कहती है कि ठीक है, फिर 8% इंटरेस्ट होगा। तो ये उसी पर ही डील डन कर देता है। अब ये उससे हैंडशेक करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये सुचांग को पीछे देखकर कहने लगती है अपने पार्टनर को पूछ लिया क्या वो इस बात से एग्री करता है या नहीं करता। ये उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, वो एग्री करता है। दोनों में डील हो चुकी थी। जैसे ही दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं तो इनका सामना जाइजिंग से होता है। ये ऑलरेडी जाइजिंग को जानती थी। जाइजिंग कहने लगती है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम स्टेज पर देखा, उसके बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा, और वैसे भी इस बात को काफी अरसा हो चुका है और सुना है कि तुम ब्राइफिश शो कर रही हो, अगर तुम्हें मुझे शो पर बुलाना हो तो जरूर बुलाना। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम शो पर आओगी, बट हमारा शो एक्स बॉयफ्रेंड के रिलेटेड है, अगर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर आती हो तो शो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहने लगते है कि इतना टाइम मैंने काम पर लगा दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे
एक्स बॉयफ्रेंड मिलेगा ढूंढने से भी। चलो अब छोड़ो इस बात को, मेरी तो यही विषय कि तुम्हारा इनके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन हो जाए। और अभी अपने कोलैबोरेशन के बारे में शिंगयान से बात करने लगती है और शूचांग के हाँ का वेट कर रही होती है, मगर शूचांग तो दूसरी तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे इससे बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसके कंपनी के इतने सारे पैसे जो जा रहे थे। अब शिंगयांग भी उसे हाँ करने के लिए बोल रहा होता है। और वैसे ही शूचांग बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टर से मिलना है ना, तो हमें उसके आने का वेट करना होगा ना, तो चलो हम बाहर जाके उसका वेट करते हैं। उन सभी को अपने साथ बाहर लेकर आता है और बाहर आने के बाद भी उन्हें वो इन्वेस्टर नजर नहीं आ रहा होता और सभी पहली बार ही उस इन्वेस्टर को देख रहे थे। इन्हें पता भी नहीं होता है कि वो दिखने में कैसा है। अभी तक उनके रिजॉर्ट में कोई भी नहीं आया था। और वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो आते के साथ ही शिंगरो को बुलाता है और शिंगरो उसको देखकर उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं इनके साथ यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ, इन्हें किसी इन्वेस्टर से मिलना था। वो बताता है कि मिस्टर लू जिसका वेट कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम कांगटी कंपनी से हो। तो वो बताता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। वैसे जयजिंग खुद ही उसके साथ बात करने लगती है और वो बताने लगती है कि मैं भी उस टाइम स्टेज पर थी। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम उस टाइम स्टेज पर थी। और वो ये भी कहती है कि एक दफा सच में मैं आपसे मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, इतनी प्यारी लॉयर होती तो मैं खुद ही मिल लेता। और शूचांग से बात कर रहा होता है और वो शूचांग को भी पहचान नहीं पा रहा होता। वो अपना इंट्रोडक्शन उससे खुद ही करवा रहा होता है। तो वो उससे भी पूछता है कि क्या तुम भी स्टेज पर। वो कहता है कि नहीं मैं स्टेज पर नहीं था बल्कि ऑडियंस में बैठा था। अब उसके बाद वो शिंगयान के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं बुलाना। तो वो उससे कहता है कि हाँ अगर यू नाम मर भी जाता है तो भी तुम मुझे नहीं भूलोगे। और इन दोनों की आपस में पहले काफी अच्छी दुश्मनी थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं कर रहे होते और ये भी हर बात लगाकर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। कहता है कि शिंगयान को यहाँ पर देखकर लगता नहीं कि इस चीज की जरूरत है। तो वो कहता है कि हमारा फर्स्ट का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो आपको हर चीज देख लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे ही देखनी है तो तुम मुझे मेरे ईमेल पर कर देना, मैं कुछ दिन यहीं पर रहने वाला हूँ तो ईमेल रिवाइज करके मैं आपको बता दूंगा। और अभी मेरे लिए मेरी ओल्ड फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। शिंगरू से पूछता है कि शिंगरू कहीं हम खाने के लिए चलते हैं और शिंगरू सबको देखते हुए कहने लगती है कि हम साथ में ही खा लेते हैं ना, इससे काम के बारे में भी बात हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। और शिंगरू जो सबके साथ जा रही होती है लेकिन उसके साथ साथ यूज चल रहा होता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा शिंगयान के साथ क्या चल रहा है, तुम उसके साथ क्यों आई हुई थी। तो वो उसे बताती है कि वो मेरे शो में एज अ गेस्ट है। तो ये उसे बोलने लगता है कि तुम उसे गेस्ट कैसे बुला सकती हो, क्या तुम अपना पास्ट भूल चुकी हो। वैसे दिखाया जाता है ये बैठ के टॉम एंड जेरी वगैरह देख रही होती है। इसके पास आकर कर्टेन ओपन करके लाइट्स वगैरह ऑन कर देता है और ये डर जाती है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। तो वो इसे कहने लगता है कि कब तक ब्रेकअप के बाद इसी तरह बैठी रहोगी, तुम्हें कुछ खाना पीना चाहिए, इस तरह तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना। ये कहकर जाने लगती है तो सोफे से उतरते हुए वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर जल्दी से उसे उठाता है और कहता है कि देखा तुम्हें शुगर लेवल की कमी हो गई है, अब तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। ये कहकर उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर बैठकर वो बस देखती रह जाती है। तो वो उसे पूछता है कि तुमने उसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो कहती है कि क्या फायदा कांटेक्ट करने का, फिर से अपने आप को उसी चीज में डालना जिस चीज से बाहर निकल रही हो। और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई होती है। ये फिर उसे खाने के कुछ पीसेस बना कर देता है और कहता है कि इसे खा लो। ये खाने तो लगती है बट बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो ये उसे रोकने लगता है कि इतना बहुत है, सारा खाना मुंह में ही होता है। और ये बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इससे शिंगयान की याद आने लगती है। अब इसने तो उसका वो वाला टाइम देखा था इसलिए इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि शिंगरू वापस से उसी दलदल में क्यों जा रही है जहाँ से ये बाहर निकल चुके हैं। उसकी बातें सुनकर शिंगयान कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई ऑब्जेक्शन है। वो कहता है कि ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है मुझे तुमसे। क्योंकि ये बात सुनकर शिंगरू शिंगयान की तरफ जाती है और उसे हाथ लगाकर चुप कराती है कि तुम्हें आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग खाने के इंतजार में खाने के टेबल पर बैठे हुए थे बट उससे पहले यू के पास जो मेन्यू आया था, मेन्यू में चीजें लिखी हुई वो नहीं पढ़ रहा था बल्कि अपने मन से ही वर्ड बना बनाकर हर चीज में शिंगयान को ही टारगेट कर रहा था। तो शिंगयान कहने लगता है कि हमारे रिसोर्ट में ऐसा कोई डिश नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया ना, इसलिए बस मेरे दिमाग में यही वर्ड आया और मैंने बोल दिया। उसके इस बात से वो कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब उसके इस बात से वो शिंगरू से कहने लगता है कि देखो इसका ट्रू कलर तुम देख लो, ये तो इमोशनली बिल्कुल स्टेबल है। और अब यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की जाती है दोनों दोस्तों की तरफ से, और टॉपिक वहाँ पर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अब टॉपिक तो चेंज नहीं हो रहा था इसलिए शिंगयान कहता है कि मैं रेस्ट रूम होकर आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये भी कहता है कि मुझे भी रेस्ट रूम यूज करना है। अब ये भी उसके पीछे पीछे उसी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। अब हमें आगे पुराने वाला एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनसे पूछा जा रहा होता है कि 8% पुराने रूल्स का क्या मतलब होता है। अब दिखाया जाता है कि शिंगरू बैठकर शिंगयान को पढ़ा रही होती है। शिंगयान कहने लगता है कि आज तो मुझ पर काफी तरस खाया जा रहा है, ऐसे करने की वजह क्या है। तो उसे कहती है कि मेरे खाने के पैसे खत्म हो गए तो क्या तुम मेरे कार्ड में क्रेडिट कर दोगे। तो वो कहता है कि क्या ऐसी बात थी, अब क्या तुम्हें खाने के भी पैसे चाहिए, ऐसा लग रहा है क्या तुम सिंड्रेला हो और तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम्हें पैसे खुद ही मेरे मॉम डैड से मांग लेना चाहिए, वो तुम्हें दे देंगे। वो कहती है कि नहीं तुम मुझे पैसे दे देना, मैं स्कॉलरशिप के पैसे आते
आते ही तुम्हें दे दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ 8%। तो वो यहाँ पर डील डन कर देता है। तो वो कहता है कि पहले तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, तुम अपने मॉम से पैसे क्यों नहीं लेती और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? तो ये कहने लगती है कि मेरी मॉम नहीं है। तो फिर पूछता है कि तुम्हारे डैड? मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहती, ना ही मैं उनके पैसों को यूज करना चाहती हूँ, तुम बताओ तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं देने? कहता है कि नहीं मुझे पैसे देने हैं। ये कहकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि मुझे रिटर्न पैसे नहीं चाहिए, 4-5 सेशन दे देना मुझे स्टडी के, वही बहुत है। तो कहती है कि एक सेशन तो तुमसे लिया नहीं जाता, 4-5 कैसे लोगे? तो वो कहता है कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ और उसमें तुम मेरी मदद करोगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वापस इंटरव्यू में ये आंसर देता है कि मैं किसी के पैसों को उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं करता, ना ही उससे पैसे वापस लेता हूँ, बल्कि कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता हूँ पैसे वापस लेने का। अब हमें वापस से 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आ रहा होता है और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है ना शिंगरू टॉप कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार भी वो टॉप करेगी, हमें उसी से हेल्प लेनी चाहिए। अब वो क्लास में तो आते हैं और ये शिंगरू के पास बात करने के लिए जाता है, पर शिंगरू तो पढ़ रही होती है और कहती है कि शट अप, मैं पढ़ रही हूँ। उसके शट अप बोलते ही ये वहाँ से चुप करके आ जाता है, वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और शिंगयान सोने के लिए अपना हेड डाउन कर लेता है। और शिंगरू अभी तक बैठकर पढ़ रही थी और वैसे ही क्लास में एक लड़का आ जाता है। वो आते ही शिंगरू के आगे वाले बेंच पर आकर बैठ जाता है और उससे बातें वगैरह करने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारा इतनी जल्दी ट्रांसफर क्यों हुआ? क्या तुम पहले वाले स्कूल में बुली होती रही हो? अगर बुली हो रही थी तो मुझे बताओ। ये उसकी बात से कहती है कि चुप कर जाओ, इससे ज्यादा बोलो मत। तो उठकर कहने लगता है कि तुम में तो आकड़ भी बहुत है, जरा ये तो बताओ तुम में आकड़ किस बात की है? तो ये भी आगे से कहती है कि अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो मैं भी तुम्हें अटेंशन दे सकती हूँ, टीचर को बुलवा कर। कहने लगता है कि तुम कौन होती हो टीचर को बुलवाने वाली? इसके इस शोर की वजह से शिंगयान की आँख खुल जाती है और कहने लगता है कि तुम कौन हो और दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मैं सोना चाहता था। ये कहकर वापस से आकर बैठ जाता है और उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि क्या तुम और शिंगरू एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये कहता है कि नहीं। वैसे ही टीचर क्लास में आती है और कहती है कि टेस्ट के लिए सब रेडी हो जाओ। अब ये भी बुक आगे रखने के लिए जाने लगती है, तो ये भी उसका पेंसिल उठाकर उसका पॉइंट ही तोड़ देता है और उसे दिखाने भी लगता है। ये उसके सामने से गुजर कर वापस आने लगती है तो रास्ते में शिंगयान उसे अपनी पेंसिल देने लगता है। तो कहता है कि मैं ये ऐसा ऐसे ही करता रहता हूँ, तो तुम भी ये पेंसिल ले लो। तो ये भी पेंसिल लेकर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है 2024 में। यहाँ पर ये रेस्टरूम यूज करने के बाद अपने हैंड्स वगैरह वॉश कर रहा होता है। यो भी उसके पास आकर उसे बात वगैरह कर रहा होता है और ऐसे ही जली कटी बातें करने लगता है और उसको उसके कंपनी के बारे में बताने लगता है। तुम्हारे कंपनी का हमारे साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम पैसे नहीं दे सकते, पर फिर भी तुम इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो? तो वो कहता है कि किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से। तो वो कहता है कि मैं अपने हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा 4th काउंट भी स्टार्ट नहीं हुआ, तुम उससे पहले ही ऐसे पैसों वाले काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो उसे साफ साफ जवाब दे देता है, मगर वो कहता है कि मैं तुमसे अच्छा इन्वेस्टर उसे ला कर दूं तो वो तुम्हें साफ साफ मना कर देगी। शिंगयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो करके देख लो। इन सारी बातों के बाद दोनों वापस आते हैं तो शिंगरू उससे पूछने लगती है कि इतना देर क्यों लगा है? कहने लगता है कि थोड़ा टाइम लग गया और फिर शिंगरू से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता लग चुका था कि इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं बल्कि शिंगयान कर रहा था और इस बात पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तो कहता है कि मैंने एक इन्वेस्टर से बात की और वो काफी अच्छा ऑफर दे रहा है, यहाँ तक कि वो बजट को भी बढ़ा देगा और बजट के साथ साथ वो किसी भी बात में दखल अंदाजी नहीं करेगा, यहाँ तक कि गेस्ट भी तुम लोग अपनी मर्जी से बुलवा सकते हो। ये उसकी बातें सुनकर कहने लगती है कि क्या सच में? तो वो कहने लगता है कि क्या मैंने कभी तुमसे कोई झूठ बोला? सच में इन्वेस्टमेंट आई है। खाने के बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ये यू से कहती है कि प्लीज मेरे पास्ट को लेकर मत आया करो, पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे, पास्ट की बातें मत किया करो। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूंगा, अब आगे से पास्ट की बातें नहीं करूंगा। अब शिंगयान जो वापस आ चुका था और वापस आने के बाद अपने प्लांट्स को संभालने और कटिंग करने में लग चुका था, यूशांग उसके पास आने लगता है और उसे इस तरह काम करते हुए देखकर कहने लगता है कि आप क्या परेशानी है, तुम्हें क्या इस चीज का डर है कि वो उसके इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी? तो शिंगयान कहता है कि नहीं, मैं क्यों डरूंगा, पर वो असल में उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर डर रहा होता है कि अगर उसने उसके एक्सेप्ट कर ली तो मेरा क्या होगा। और नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में उसी का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे आना था और ना ही वो उसका कॉल अटेंड कर रही थी और ना ही अभी तक आई थी। और सोचंग से कहने लगता है कि अब तो मुझे फेस टू फेस उसका आंसर चाहिए और इतने में ही शिंगरू आ जाती है उसे फेस टू फेस आंसर देने के लिए और उसे देखकर ये तो बड़ा खुश हो जाता है। वो आते के साथ ही कहती है कि सॉरी मुझे ट्रैफिक में लेट हो गया, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। तो वो उससे पूछता है कि तुमने किसकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट की? तो वो उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मुझे डबल स्टार कपल में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को ही मैंने एक्सेप्ट कर ली और इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। अब ये लोग बात करने के लिए बैठ जाते हैं और शूचंग भी बैठ रहा होता है। शिंगयान बोलता है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना क्या? तो वो कहता है कि मैं एज अ बिजनेस पार्टनर बैठ रहा हूँ। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम
काम पर जाओ। ये भी उसकी बात सुनकर वहाँ से काम करने के लिए चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो शिंगरो से कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट क्यों एक्सेप्ट कर ली? तो वो कहती है कि मैंने डायरेक्टली तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट को भी देखा, और मुझे ये लगता है कि उनका ट्रस्ट जीतने में मुझे टाइम लगेगा और मेरे पास उतना टाइम है नहीं। और अगर मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लेती हूँ तो तुम मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो और मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, और ये बात हम दोनों को पता है। तो वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी तुम्हारा ट्रस्ट ना तोड़ूं। तो वो भी कहती है कि मैं भी कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर दोनों की भी डील डन हो जाती है, काम के बारे में उसे बताने लगती है, और डील के डन होने के बाद दोनों ही एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। पर इनके पास जो बाकी के गेस्ट वगैरह की लिस्ट होती है उनको वो अच्छी नहीं लगती है। तो वो कहते हैं कि हम डिवोर्स कपल को बुला लेते हैं, कैसा रहेगा? हमें भी ज्यादा पूछने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। उनके माइंड में तो एक ही कपल आ रहा होता है और कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रही हो। अब ये जाता है अपने फ्रेंड को उसे मनाने के लिए, और शिंगरो अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है उसे मनाने के लिए, और दोनों ही मानने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और दोनों से ये झूठ बोला जाता है कि उसने कहा है कि अगर तुम आती हो तो वो भी आएगा, और वो तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने के लिए भी मान गया है। और दूसरी तरफ उसे भी यही बोला जा रहा होता है सेम बात। उसने कहा है कि तुम आते हो तो वो भी आएगी और तुम्हारे साथ इंटरव्यू देगी, और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे साथ पहले जैसा कुछ भी नहीं करेगी। दोनों को गलत कहानी सुनाई जाती है और दोनों भी इस बात से मान जाते हैं, क्योंकि स्टोरी उन दोनों को बहुत अच्छे से करके सुनाई जाती है। और दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे, क्योंकि सुचंग तो ऑलरेडी उसे मैसेजेस वगैरह कर रहा था, लेकिन वो उसके और किसी भी मैसेजेस का रिप्लाई वगैरह नहीं कर रही थी। तो कहने लगता है कि देखो, इसने तो बोला था कि डिवोर्स के बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे, और देखो अब तो ये मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती। अब ये दोनों एक दूसरे को मैसेजेस करके कहते हैं कि वो मान चुका है, ये भी कहती है कि वो भी मान चुकी है। नेक्स्ट डे ये उसके ऑफिस में जाती है, उसको अपने एक फ्रेंड हिसियो के बारे में बताता है, तो वो भी हिसियो को देखकर पहचान जाती है और कहने लगती है कि ये तो हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो कहता है कि हाँ ये वही है, और मेरी इससे बातचीत होती रहती है, और मुझे लगता है कि ये शो में आने के लिए मान जाएगा। ये बुक्स वगैरह लिखता रहता है। तो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से है, इसका मतलब हमारे शो में ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं जो अलग अलग वर्ल्ड से हैं और अलग अलग ऑडियंस होंगे। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है। तो वो कहता है कि देखो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और तुम मुझ पर करती हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गेस्ट लेकर आया हूँ, इसके अलावा तुम कुछ और चाहती हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं शर्माऊंगी नहीं, और कहती है कि तुम इससे जाकर अच्छे से बात करना, और बात करने के बाद मुझे एक गुड न्यूज चाहिए। मैं ये बात जाकर जंगशु को भी बताती हूँ, और वहाँ से हंसते हुए जाती है, और ये भी उसे देखकर हंसने लगता है। अब वो अपने ऑफिस आकर जंगशु को हिस्सियों के बारे में बताने लगती है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा लगेगा कि हमारे शो ही स्क्रिप्टेड है। तो कहते हैं कि मैंने भी ऐसा सोचा था, देखना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे जब वो मान जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी उसके पास एक पर्सन बात करने के लिए गया हुआ है, और मुझे पता है कि वहाँ से अच्छा ही आंसर आएगा। उसके बाद वो हिस्सियों को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ हिस्सियों को दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसके साथ शिनयान भी खेल रहा होता है। अब खेलने के बाद वो उसे कहने लगता है कि क्या रात वाली बात के बारे में तुमने सोचा? तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैं वैरायटी शो में नहीं आ पाऊंगा। उसकी इस बात से वो उसे देखने लग जाता है, और वो उसे उसका रीजन भी देता है कि मैं बहुत ज्यादा सोशली ऑकवर्ड पर्सन हूँ, मैं कभी भी ज्यादा लोगों के सामने नहीं जाता, और वो तो एक वैरायटी शो है जहाँ पर अलग अलग लोगों से मेरा सामना होगा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनका सामना करना। इसी चीज से बाहर निकलने के लिए तो मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया था। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में शिनयान जो अपने फ्रेंड को बैठकर मना रहा होता है शो में आने के लिए, बट वो नहीं मान रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकता था, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था। कहता है कि मेरी लव लाइफ बहुत ज्यादा एम्प्टी है, इसलिए कोई फायदा नहीं है मेरे आने का। शिनयान कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा इरादा कभी भी बदले तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि तुम आना चाहते हो। ये कहकर वो जाने लगता है, तो ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शिंगरो दिखाई जाती है जो अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, और उससे पूछा जाता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो बताने लगती है कि वही शो का प्रॉब्लम, फिर से एक मेल गेस्ट ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो वो उससे पूछती है कि कौन से मेल गेस्ट ने रिजेक्ट किया? तो वो बताती है कि शिनयान ने हमारे क्लास प्रेसिडेंट से बात की। वो क्लास प्रेसिडेंट का नाम सुनते ही समझ जाती है और कहने लगती है कि तुम हिसियोंग की बात कर रही हो ना, उसने क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया? तो वो बताती है कि उसने ये कहकर रिजेक्ट किया कि उसकी लव लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है। अब ये बात सुनने के बाद उसकी दूसरी फ्रेंड शीचिंग तो अपना फेस ही नीचे कर लेती है। उसे इस तरह देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो सैंसो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, इन दोनों का कुछ तो चल रहा था, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वो कहती है कि क्या सच में? उसे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। और वैसे हमें 2013 में दिखाया जाता है हेसियोन इसके पास इसके पेपर्स लेने आया था क्योंकि इसके फुल मार्क्स आए थे, और ये भी उसे दे देती है। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे एसे को पहले पढ़ा था और तुम अपने एसे में लॉयर बनने की बात कर रही थी, और मुझे वो तुम्हारा
ड्रीम बहुत अच्छा लगा, अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगी तो तुम बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। उसको ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बड़ी खुश हो रही थी उसके इस बात को सोचकर। और शिंगरू कहती है कि तुम दोनों को मैं शो में इनवाइट करती हूँ, तुम दोनों भी आना शो में और फिर तुम दोनों में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और वो आगे बढ़ चुका है अपने लाइफ में और मैं नहीं चाहती कि मैं वापस से उसके लाइफ में जाऊँ और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं उसे डिजर्व करती हूँ। तो शिंगरू से कहती है कि तुम अब इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ और अपने काम में ही फोकस करना चाहती हूँ और इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे इंटर्नशिप खत्म होने में अभी कितना टाइम बचा है। तो वो उनसे कहती है कि सिर्फ 1 वीक बचा है। ये सुनकर तो दोनों ही उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं और कहती है कि तुम बहुत अच्छे लॉयर बनोगी, देखना अभी भी तुम फॉर्म में ही काम कर रही हो, फिर परमानेंट हो जाओगी। तुम सही कर रही हो, तुम्हें अपने काम में फोकस करना चाहिए, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे दिखाया जाता है कि शीचिंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे शिंगरू का मैसेज आता है कि हम साथ में डिनर करने चलेंगे। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर शिंगरू कहती है कि मैं आधे घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। अब ये भी इसके मैसेज के बाद अपना काम करने लगती है। काम खत्म करके ऑफ करके जा रही होती है। तो जैसे ही लिफ्ट के पास जा रही होती है तो इसका हस्बैंड आ जाता है बुके लेकर और जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो फौरन से पीछे हट जाती है। वो कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो कहती है कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। पर वो तो उससे माफी नहीं मांग रहा होता है बल्कि उसे हरास करने लग जाता है। ये तो उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसके कोलिग्स वगैरह भी उसे देख रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये उन्हें हाय कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और इसे कहता है कि अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कोलिग्स तुम्हें देख रहे हैं। अब ये भी उन्हें देखने लगती है। जैसे उसके कोलिग्स वापस ले जाते हैं तो ये भी उसे वापस से मारने लगता है क्योंकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उतने टाइम में शिंगरू भी आ जाती है उसके ऑफिस में। जैसे ही शीचिंग को देखती है तो वो फौरन से उससे उसको छुड़वाने लगती है। वो उसको ढकेल के उससे दूर कर देती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो उसको बताती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और तीनों दोस्तों का इंटरव्यू दिखाया जाता है। इनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि तुम तीनों दोस्त कैसे बनी, जिसका आंसर शीचिंग दे रही होती है और वो कहने लगती है कि मैं कभी भी लोगों को पहले अप्रोच नहीं करती और ना ही मैं किसी से बहुत ज्यादा बात करती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रो टाइप की लड़की हूँ और जो भी मेरी लाइफ में चीजें चल रही होती है मैं उनको अकेले हैंडल करती हूँ। और एक दिन ये दोनों मेरी लाइफ में आ गए और मेरी लाइफ को इन दोनों ने बदल दिया। अब ये 2013 की बात होती है। पीटी क्लास में सभी बच्चे भाग रहे होते हैं सर के कहने पर। ये भी भाग रही थी पर इसे पीरियड्स हो जाते हैं। इसकी शर्ट पीछे से गंदी हो चुकी थी। क्लास का एक लड़का पीछे से देख रहा होता है और देखकर स्माइल करके दूसरे लड़के को बताता है। बट इसे तो पीरियड्स के बारे में उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद ये क्लासरूम में वापस जा रही थी तो वही लड़का सामने आकर इसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। तो वो कहता है कि रीजन बताओ फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैसे ही पीछे से शिंगरू आती है जो अपनी जैकेट उसको पीछे से कवर करवाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मार्क्स कट करने हैं तो मेरे कट कर देना। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे क्यों कट करूँ। अब शिंगरू को भी प्रोटेक्ट करने के लिए शिंजो आ जाती है। तो वो कहती है कि मेरे मार्क्स ऑलरेडी बहुत कम है क्लास में तो तुम्हें मेरे ही मार्क्स कट करने चाहिए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कितना प्राउड होकर बता रही हो जबकि ये शर्म की बात है। और उसी टाइम से ये तीनों फ्रेंड्स बनी थी और आज तक साथ है। और वैसे ही हमें फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरू को क्लासरूम का सफाई करने का काम मिला था और 2 लड़कियां आती है और आपस में बातें करने लगती है। कहने लगती है कि आज तो शिंगयान का भी क्लीनिंग करने का डे था पर शिंगयान यहाँ पर क्लीनिंग नहीं कर रहा, वो तो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या इसने खुद ही शिंगयान को बास्केटबॉल खेलने के लिए भेज दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। इसको तो इनकी बातें सुनकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर ये दोनों लड़कियां बातें करके वहाँ से चली जाती है। ये थोड़ा सा ही बोर्ड साफ कर देती है और फिर शिंगयान दिखाया जाता है जो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। ये कचरा उठाकर बाहर आ जाती है और वो भी उसे देख रहा होता है। वो उसे देखकर रुक जाता है, बाकी लड़के भी उसे देख रहे होते हैं और ये उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है कि आज तुम्हें भी मेरे साथ क्लास की क्लीनिंग करनी थी ना। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे हिस्से का जो काम है वो छोड़ दो, मैं खुद ही जाकर कर लूंगा। तो ये भी इसके सामने लाया हुआ कचरा फेंक देती है और कहती है कि यही तुम्हारा काम है। ये देखकर वो उसके पास आ रहा होता है और सभी लड़के उसे देख रहे होते हैं कि अब इनके बीच क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है। ये भी उसके जाने के बाद कचरे को उठाने लगता है और वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिंगरू शीचिंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फ्रेंड का सुनकर वो बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा इसके साथ डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा होता है और कहता है कि हनी कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। और शिंगरू की तरफ आ रहा होता है। ये कहते हुए शिंगरू से कहने लगती है अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बता दूं कि जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस में दे दूं। अब उसके बाद से वो कैमरास को देखने लगता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है। उन्हें देखकर
कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसे देखते हुए कहता है, जैसे वो चला जाता है तो वो जल्दी से शीचिंग को हक करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। घर पर आने के बाद उसके पास ही बैठी होती है और उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम यहीं पर आ जाओ मेरे पास ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं, तुम्हें अपने घर नहीं जाना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहीं पर रहूंगी और उससे ये भी प्रॉमिस ले लेती है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी होगा तो तुम्हें मुझे कॉल करनी होगी। इस बात के लिए वो उसे हाँ बोल देती है और वैसे ही उसके गर्दन पर चोट भी देख लेती है। अब ये उसके गर्दन पर चोट देख ही रही होती है तो वो उसे बताती है कि अक्सर वो मुझे ऐसे ही मारता रहता है, उसका गुस्सा उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहता और मैं बस उसके ठंडे होने का वेट करती थी, कभी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि मुझे पता था कि वो और गुस्सा हो जाएगा क्योंकि मुझे इस चीज की आदत है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो अपनी सिटी में काम करता है और उसके लिए यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब उसे समझ में आ जाएगा कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती तो वो भी समझ जाएगा कि मेरा उसके पास आने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि शिंगरू चाह रही होती है कि वो उसके खिलाफ कोई स्टैंड ले, पर वो कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाह रही होती है अपने एक्स हस्बैंड के लिए और फिर से ये रोना स्टार्ट कर देती है और शिंगरू से अपने गले से लगा कर कहती है कि कुछ नहीं होता, रोना तो बंद करो। नेक्स्ट डे शिंगरू को काम होता है तो वो अपने काम के लिए शिंगयान के रेस्टोरेंट आई हुई होती है और उसके रिजॉर्ट को आकर देख रही होती है और शिंगयान भी अपने रिजॉर्ट को दिखा रहा होता है और शो के लिए हर चीज देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर बैठकर हर चीज रिकॉर्ड करना है। वैसे ही इधर घर पर शीचिंग को दिखाया जा रहा होता है जो अपनी चीजों को निकाल रही होती है और जैसे ही कुछ बुक्स को निकाल रही होती है तो उसमें से एक बुक नीचे गिर जाती है। इसे पकड़कर वो देखने लग जाती है जो कि उसके हाई स्कूल का बुक होता है और उसमें हेसियन ने लिखा होता है कि अगर तुम इसी तरह से दिल लगाकर काम करती हो तो देखना एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी। और ये उस चीज को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेसियन इसके पास आता है और इसे हैप्पी गर्ल्स डे पर एक गिफ्ट देता है। ये उसे उस गिफ्ट को ले लेती है और जब गिफ्ट को ओपन करती है तो यही वाली बुक होती है और उसने उसमें यही वाली बात लिख कर दी थी और साथ में अपना नाम हेसियन भी लिखा था। ये तो इसे पढ़ने के बाद हेसियन की तरफ देखकर बड़ी स्माइल कर रही होती है, इसी चीज को याद कर रही होती है। वैसे ही डोरबेल नॉक होती है और देखने के लिए जाती है कि डोर पर कौन आया और देखने पर पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड ली आया था और कहने लगता है कि तुम जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हो उसका फोन नंबर चेंज नहीं किया इसलिए मुझे तुम्हारे एड्रेस का पता लग गया, जल्दी से डोर ओपन करो, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा डर जाती है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या ही करे और जब ये अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है तो ये पीछे से विंडो से आ जाता है, इसके पास आकर बैठ गया था और ये उसे काफी डर गई थी। ये उसे अपने आप से दूर भी कर रही होती है लेकिन वो सेम वही बातें कर रहा होता है कि मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ तक कि उसके हाथों से खुद ही मार खाने लग जाता है पर वो अपने से दूर धक्का दे देती है कि मुझसे दूर हो जाओ। में उसे मोबाइल नजर आता है तो फौरन से मोबाइल के पास चली जाती है और शिंगरू को कॉल करने लगती है। जैसे ही शिंगरू उसकी कॉल अटेंड करती है तो उसको उसके एक्स हस्बैंड की आवाज आती है जिसे सुनकर तो ये बड़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने की करती है। उसको इस तरह से परेशान देकर उस शिंगयान उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि शीचिंग के साथ कुछ हुआ है। तो ये भी उसकी बात सुनते के साथ उसके साथ जाने लगता है। से इन लोगों का सामना शुचान और हेसियोंग से होता है। वो दोनों इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो शिंगयान कहता है कि शीचिंग के साथ कुछ हुआ है। उसका नाम सुनते ही ये फौरन से उनके साथ जाने लगता है। शुचांग भी उनके साथ ही जा रहा होता है पर उनके घर पहुँचने से पहले ही वो शीचिंग को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है। इसके कपड़े वगैरह भी फाड़े जा रहा होता है। जो बुक वो अभी लेकर बैठी थी उसे भी वो पकड़ कर फाड़ देता है। हेसियोन ने उसके लिए जो लाइन लिखी थी वो वाला पेज भी उसने फाड़ दिया था। इसके आंखों के सामने ही वो पेज होता है इसलिए उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। इसे गुस्से से उस पर कूद पड़ती है पर लड़की थी, क्या कर सकती थी, वो उसने पकड़ लिया था उसे। और यहाँ पर ये लोग बस परेशान हो रहे थे कि किसी तरह जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए। जल्दी से पहुँचने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसके पहुँचने से पहले उसकी जो शर्ट थी इसने मार मार के उतार दी थी। बस इसने एक बनियान टाइप ही पहनी हुई थी और पूरे जिस्म में उसके मार के छोड़ते। जैसे ये लोग पहुँचते हैं ली को पकड़कर उसे फौरन से दूर कर देते हैं। शिंगरू उसके पास जाकर एक जैकेट उसके ऊपर पहना देती है। शिंगयान तो उसे मारने वाला होता है बट शीचिंग उसे रोक लेती है कि उसे कुछ मत करना और ये भी उसके रोकने की वजह से रुक जाता है। वो तो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों लड़के उसके पीछे भागते भी है लेकिन शिंगरू उसे रोकती है कि उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्या तुम लोग 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। ये कहकर सभी लड़कों को बाहर भेज देती है और जब से हेसियोन यहाँ पर आया है वो तब से कुछ भी नहीं बोल रहा था और शिंगरू के कहने पर वो भी बाहर निकल जाता है। उनके बाहर जाते ही शिंगरू शीचिंग के साथ रोने लगती है कि कुछ नहीं हुआ और कहती है कि सॉरी मैं आने में लेट हो गई, पर वो तो बस रो ही जा रही थी। उन दोनों को कार में बिठाकर ये तीनों लड़के लेकर आते हैं। शिंगयान उसे कहता है कि अब तुम दोनों यहीं पर रहना, यहाँ पर तुम दोनों महफूज रहोगे, वहाँ पर तुम दोनों का रहना ठीक नहीं था क्योंकि वो इंसान वहाँ पर कभी भी आकर तुम दोनों पर हमला कर सकता है क्योंकि अभी ने एक होटल में रूम दिया जा रहा होता है। अब ये दोनों जा रही होते हैं तो हेसियोंग कहता है कि मैं तुम दोनों को अंदर तक छोड़ आता हूँ।
शिंगरू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। ये कहकर शीचिंग को अपने साथ लेकर जाती है और रूम के अंदर आने के बाद जहाँ पर उसको चोटें लगी हुई थी वहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने लगती है और आने के बाद कहती है कि हम तुम्हारे साथ है, ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। इसके समझाने पर भी ये फिर भी रो ही रही होती है, पर उसे रोते हुए देखकर भी ये क्या ही कर सकती थी, इसका जाना जरूरी था। कहती है कि मैं जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो बाहर ही इसका वेट हेस्योंग कर रहा होता है और उसे कहती है कि थैंक्स, तुम हमारे साथ आए उसे बचाने के लिए। तो ये उससे पूछता है कि क्या वो उससे शो नहीं करना चाहती या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं लेना चाहती हूँ। अब ऐसे दिखाया जाता है कि शिंगरू शीचिंग को बाहर लेकर आती है खिलाने के लिए। शिंगचिंग कहती है कि थैंक्स, तुम मुझे बाहर लेकर आई, मुझे बाहर आकर अच्छा लग रहा है। शिंगरू कहती है कि मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम मुझसे बदला क्यों नहीं लेना चाहती और इसकी क्या वजह है। तो वो कहती है कि वो मुझे जानता है, मेरी फैमिली को जानता है और मेरे रिलेटिव्स को जानता है। मैं चाहती हूँ कि वो गुस्से में आकर किसी को नुकसान ना पहुँचाए या किसी का कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए मैं डरती हूँ कि मैं अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहती और उसका गुस्सा बहुत बुरा है और मुझे लगता है कि मैं उससे इसी तरह दूर होती रही तो वो मुझसे दूर चला जाएगा और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिंगरू कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ और थोड़ा बाहर तरफ जाती है और उसे भी अपने पास बुला लेती है। वो तो असल में उसके हस्बैंड का असली रूप दिखाने के लिए लेकर आई, जहाँ पर उसके सभी दोस्तों ने उसे पकड़ा हुआ था और कहने लगते है कि तुम उसकी लाइफ से दफा हो जाओ, पर वो कहने लगता है कि मैं उसकी लाइफ से नहीं जाऊंगा, मैं उसे अपना कर ही रहूंगा, तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो। वो तो बिल्कुल पूरा क्रेजी हो गया था इसके पीछे। शीचिंग भी ये बात समझ जाती है, वो चाहे उससे जितना भी दूर हो जाए वो उससे दूर नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाएगा जो वो सोच रही थी और वो इसी रास्ते पर जाएगा। अभी अभी शिंगरू के साथ उसके सामने आ जाती है और वो अपने एक्स वाइफ को देखते ही उसकी तरफ आने लगता है, कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है, क्या हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। ये कहते हुए उसके पास आने लगता है, पर उसके कोई भी फ्रेंड उसे उसके पास आने नहीं दे रहा होता है और कहते हैं कि दूर रहकर बात करो और वो उससे दूर रहकर ही बात कर रहा होता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।